अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत तय होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के विपक्षी पार्टी के कमला हैरिस जीतती तो वो पहली भारतीय मूल की अमेरिकी राष्ट्रपति होती। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 50 राज्य और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरल सीटें हैं। चुनाव में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं। अकेले इन 7 स्विंग स्टेट में ही 93 सीटें हैं। चुनाव के नतीजे के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे। उन्हें 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। वहीं कमला हैरिस की पार्टी को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। ट्रंप अपने परिवार समेत मंच पर पहुंचकर अपने समर्थकों को संबोधित किया। अपने विजय भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर दिन अपने शरीर की आखिरी सांस तक मैं आपके और आपके बच्चों के लिए काम करता रहूंगा। यह अमेरिका का स्वर्ण काल है। हम सब मिलकर अमेरिका को फिर महान बनाएंगे। ट्रंप ने अगले 4 सालों को अमेरिका का स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने कहा कि हम अपने बॉर्डर सील करेंगे। अपने विजयी भाषण में उन्होंने एलन मस्क की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने एलन मस्क को नया स्टार कहकर संबोधित किया। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान अपनी पत्नी का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को भी इस जीत का श्रेय दिया। इस दौरान वह अपनी सास अमाल्या को याद करना नहीं भूले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को मरहम की जरूरत है। इस कमरे में आपके प्यार को मैं महसूस कर रहा हूं। मैं आपको बहुत खुशी और गर्व के पल दूंगा। अमेरिका ने हमें ऐतिहासिक और पावरफुल बहुमत दिया है। हम सेनेट पर छा गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोटों की आवश्यकता होती है। जीत के बाद ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के साथ इतिहास रचा गया। ट्रंप ने जीत के बाद फ्लोरिडा में अमेरिकी जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी गर्मजोशी भरे रहे हैं। ट्रंप के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की उनसे जितनी मुलाकात हुई वो जोश से भरी रही। चाहे वो अमेरिका में हुई हो या फिर भारत में, ट्रंप कई बार प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक तौर पर तारीफ कर चुके हैं और उन्हें अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं। उधर 2020 के अमेरिकी चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोगन दिया था, ये अलग बात है कि ट्रंप वो चुनाव हार गए थे, लेकिन दोनों नेताओं की दोस्ती बनी रही। अब देखना है कि ये दोस्ती क्या भारत के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। व्यापार के लिहाज से देखें तो भारतीय मंझोली आईटी कंपनियों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। खास तौर पर अगर ट्रंप व्यापार के मामले में चीन के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दें। ट्रंप व्यापार के मामले में चीन के साथ सख्त नीतियों के हिमायती रहते हैं। वो चीन पर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता को कम करेंगे, जिसका सीधा फायदा भारत को होगा। अमेरिका की और कंपनियां भारत की ओर रुख करेंगी। बाइडेन के दौर के मुकाबले ट्रंप के दौर में भारत के अंदरूनी मामलों में दखल कम देखा गया। बाइडेन सरकार में हमने देखा था कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के विदेश विभाग ने टिप्पणी की थी। भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। ट्रंप के दौर में ऐसा होने की संभावना काफी कम दिखती है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी। उन्होंने चीन और भारत समेत कई देशों के आयात पर भारी टैरिफ लगाया था। भारत और अमेरिका के बीच 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। ये स्थिति भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो क्वाड को मजबूती देने के लिए काफी सक्रिय दिखे थे। क्वाड एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का गठजोड़ है। ट्रंप भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास
और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दोनों देशों के बीच ज्यादा अच्छा तालमेल दिख सकता है। ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत कर सकता है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए भारत के साथ बड़े रक्षा समझौते किए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध बनाए और चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया था। ट्रंप की नीतियां भारतीय प्रवासियों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। उनका कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिका के लोगों के रोजगार खा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं और वो वहां H-1B वीजा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल H-1B वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई थी। इसका भारतीय पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असर दिखा था। अगर ये नीति जारी रही, भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरियों के अवसर कम होंगे। कड़ी प्रवास नीति भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों को अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों में निवेश करने के लिए जा सकती है। ट्रंप ने भारत में मानवाधिकार के रिकॉर्ड पर अब तक कुछ नहीं कहा है। यह भारत की मोदी सरकार के लिए अनुकूल स्थिति है। कश्मीर में पुलवामा अटैक के दौरान भी ट्रंप ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था। हालांकि बाइडेन प्रशासन मानवाधिकार और लोकतंत्र के सवाल पर भारत के खिलाफ ज्यादा मुखर रहा है। कमला हैरिस ने 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था, अपने अपने देशों में हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करें, ये जरूरी है। ट्रंप के शासन में जापान और दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों में तनाव भी याद दिलाते हैं। बांग्लादेश के सवाल पर ट्रंप ने खुलकर भारत का साथ दिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, मैं बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भीड़ की लूट की कड़ी निंदा करता हूं। ट्रंप ने यह भी लिखा, अगर मैं राष्ट्रपति रहता तो ऐसा कतई नहीं होता। उन्होंने आगे लिखा, हम रेडिकल लेफ्ट के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकी को बचाएंगे। अपने शासन में मैं भारत और दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को और मजबूत करूंगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो विशेषज्ञों की नजर में अमेरिका इंडो पैसिफिक नीति में इसे लेकर वो असमंजस की स्थिति में नजर आता है। अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति में पाकिस्तान की जगह कहां है। पाकिस्तान चीन का दोस्त है और अमेरिका अब अफगानिस्तान को अपनी रणनीति का हिस्सा नहीं मानता है, क्योंकि वहां तालिबान है। माइकल कुगलमैन से जब भारत और रूस के रिश्तों पर अमेरिकी नजरिए के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप रूस और भारत के रिश्तों के प्रति ज्यादा उदार हो सकते हैं, लेकिन भारत के साथ कारोबार और टैरिफ के मुद्दे पर वो कड़ा रुख अपना सकते हैं। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, बाइडेन प्रशासन के साथ भारत के नए तनावों ने उस पुरानी थियरी को फिर से जिंदा कर दिया है कि रिपब्लिकन पार्टी के शासन में भारत अमेरिकी संबंध ज्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन अमेरिका का चुनाव कोई भी जीते, इसमें भारत कनेक्शन तो रहेगा। ट्रंप का रुख पाकिस्तान को लेकर क्या होगा, इससे भी भारत के हित जुड़े हैं। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इमरान खान की अगवानी कर रहे थे। उसी दौरान ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया था कि पीएम मोदी भी चाहते हैं कि वो कश्मीर पर मध्यस्थता करें। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा दशकों बाद हुआ था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया था, जबकि भारत के लिए यह असहज करने वाला था। भारत की आधिकारिक लाइन है कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, ट्रंप पिछले 25 सालों में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही। इसके पहले बिल क्लिंटन ने कश्मीर का जिक्र किया था। ट्रंप के कुछ विचार भारत के अधीन भी हैं।
ट्रंप टैरिफ के मामले में कई बार भारत की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिकी कंपनियों को अपने मार्केट में उचित पहुंच नहीं देता। इस सिलसिले में कई बार वो हार्ले डेविडसन का हवाला दे चुके हैं। राष्ट्रपति रहते उन्होंने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दिया था। अमेरिका के इन चुनावों में करीब 24 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। खास बात यह है कि करीब 1/3 से कुछ कम यानी 7 करोड़ 40 लाख मतदाता अर्ली या एडवांस वोटिंग के तहत पहले ही मतदान कर चुके हैं। 2020 राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के मतदाताओं में से 2/3 ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस बार 1/3 मतदाता अर्ली वोटिंग में ही अपने वोट डाल चुके हैं। भारत के चुनावों की तरह अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद के चुनाव के कई रंग देखने को मिलते हैं। भारत में रंग कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में लाल और नीला रंग सबसे ज्यादा छाया रहता है। लाल रंग रिपब्लिकन पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। डोनाल्ड ट्रंप इसी पार्टी से कैंडिडेट हैं। नीला रंग डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। कमला हैरिस इस पार्टी से चुनाव लड़ी। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की हैं और पिता जमैका के रहने वाले हैं। अमेरिका में उनके माता पिता की मुलाकात हुई, जिसके बाद उनकी शादी हो गई। बाद में दोनों ने तलाक ले लिया। कमला हैरिस कई बार अपनी मां के साथ चेन्नई में नाना के घर जा चुकी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कमला को भारत पसंद है? कमला हैरिस के हालिया बयानों और पिछले मुद्दों पर उनके रुख को देखते हुए यह कहना मुश्किल होगा कि वह वास्तव में भारत में समर्थक हैं या नहीं। दरअसल भारत ने अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तो हैरिस ने इसके खिलाफ बयान दिया था। कमला हैरिस ने कहा था, हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अगर स्थिति की मांग होती है तो हमें दखल देने की जरूरत है। दूसरी ओर बतौर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के मुद्दों पर कमोबेश चुप ही रही हैं। पीएम मोदी जब अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए थे, तब उनकी कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात की तस्वीरों में दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं देखने को मिली थी। वहीं बाइडेन प्रशासन ने भारत के कई घरेलू मुद्दे पर बयानबाजी की थी। अल्पसंख्यकों और मानवाधिकारों के मुद्दे पर वहां के मंत्रियों ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर सवाल भी उठाए थे। कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकता था, क्योंकि उनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार टिम वॉल्ज के चीन के साथ संबंध हैं। हालांकि इमिग्रेशन के मामलों पर कमला हैरिस का जीतना भारत के हित में होता। कमला हैरिस H-1B जैसे स्किल्ड वर्कर वीजा का एक्सटेंशन करने के पक्ष में हैं। इससे भारत के आईटी क्षेत्र में फायदा होता। बता दें कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकारें H-1B वीजा के लिए बेहतर रही हैं। हैरिस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं, जिसके लिए भारत ने भी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत को उम्मीद है कि इस दिशा में उसे अमेरिका से अत्याधुनिक तकनीक मिल सकती है। अगर कारोबारी लिहाज से देखें तो कमला हैरिस की जीत से भारतीय बाजार में मोटे तौर पर स्थिरता बने रहने की उम्मीद थी। हालांकि एक इंटरव्यू में कह भी चुकी हैं कि उनका दौर बाइडेन से अलग होगा। ये दौर उनके अपने निजी और पेशेवर अनुभवों पर आधारित होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के कुछ नियम भी हैं। उन्हें अमेरिका में आप 35 साल की उम्र के बाद ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कम से कम 14 साल तक अमेरिका का निवासी होना जरूरी है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में विदेश में जन्म लेना वाला भी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति चुना जा सकता है। हालांकि बाकी कुछ प्रक्रिया काफी हद तक भारत की तरह ही है। कमला हैरिस की बात करें तो वो भले ही भारतीय मूल की हैं, लेकिन वो भारत में पैदा नहीं हुई, यानी वो जन्म से ही अमेरिका की नागरिक हैं। यही वजह है कि उनके चुनाव लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अमेरिका में आमतौर पर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दो ही पार्टियों के बीच मुकाबला देखा जाता है। बाकी दल भी मैदान में उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें जनता ने मौका नहीं दिया।
अमेरिका में किसी भी उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा छूना जरूरी होता है। इसे वहां का जादुई आंकड़ा भी कह सकते हैं। यानी जिस राष्ट्रपति उम्मीदवार ने ये आंकड़ा पार कर लिया, उसकी सरकार बनना लगभग तय है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए केवल अधिक वोट पाना ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक राज्य में चुनाव जीतना। कुछ स्टेट में बहुत अच्छे वोट पाकर भी आप बहुमत से वंचित हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति भी चुनाव में हार सकता है। इसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली का सबसे अजीब और गरीब पक्ष समझा जा सकता है। दरअसल इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली को एक जटिल प्रक्रिया बना देती है। इसे आसान भाषा में कुछ यूं समझिए कि आम जनता राष्ट्रपति चुनाव में ऐसे लोगों को वोट देती है जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और उनका काम देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना है। नवंबर के पहले सप्ताह में मंगलवार को वोटिंग उन मतदाताओं के लिए होती है जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये लोग इलेक्टर्स कहलाते हैं। ये इलेक्टर्स निर्वाचित होने के बाद 17 दिसंबर को अपने अपने राज्य में एक जगह इकट्ठा होते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिर्फ एक दिन वोटिंग होती है। वहां हर 4 साल पर नवंबर माह के पहले मंगलवार को मतदान कराने की परंपरा है। लेकिन यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। आइए आज आपको बताते हैं कि पूरा अमेरिका आखिर एक साथ नवंबर के पहले मंगलवार को वोट क्यों डालता है। अमेरिका में यह नियम है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर के पहले मंगलवार को होगा, जैसा कि अमेरिकी संविधान में कहा गया है। नवंबर में सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को मतदान करने की परंपरा लगभग 180 साल पुरानी है। उस समय राज्यों के पास मतदान कराने के लिए 34 दिनों का समय होता था और दिसंबर के पहले बुधवार तक मतदान कराना होता था। लेकिन इससे समस्याएं पैदा हुईं। अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया भारत की तरह सेंट्रलाइज्ड नहीं है। संघीय चुनाव आयोग अभियान वित्त कानूनों की देखरेख करता है, जबकि राज्य और स्थानीय प्राधिकरण चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। हर राज्य मतदाता पात्रता से लेकर बैलेट डिजाइन और मतगणना प्रक्रियाओं तक को लेकर अपने चुनाव नियम तय करता है। इस वजह से मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूरे देश में बड़े पैमाने पर अलग हो सकती है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव की तारीख पूरे देश में एक ही रहती है, नवंबर का पहला मंगलवार। 19वीं सदी के मध्य तक अमेरिका के हर राज्य में अलग अलग दिन वोटिंग हुआ करती थी, बशर्ते कि मतदान दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक से पहले करा लिया जाए। नवंबर का महीना इसलिए चुना गया क्योंकि यह वसंत के व्यस्त बुआई सीजन या शरदकालीन फसल के सीजन में नहीं पड़ता था। साथ ही यह ठंड आने से पहले आता था। अधिकतर किसान दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते थे, जो शहरों के पोलिंग सेंटर्स से काफी दूर थे। यानी उन्हें वोट डालने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था, जिसमें उन्हें एक दिन लग जाता था। चुनाव का दिन तय करने के लिए बड़ी माथापच्ची की गई। रविवार इसलिए नहीं चुना जा सकता था क्योंकि ईसाई उस दिन चर्च जाते हैं। बुधवार को बाजार लगते थे, तो उस दिन किसान फसलें व अन्य सामान बेचने में व्यस्त रहते हैं। लोग रविवार और बुधवार को यात्रा भी नहीं कर पाते, इसलिए सोमवार या गुरुवार को चुनाव रखने का विचार भी त्याग दिया गया। मंगलवार हर लिहाज से मुफीद दिन बैठ रहा था, इसलिए नवंबर महीने के पहले मंगलवार को ही मतदान कराना तय किया गया। अगर हमारे वीडियो ने आपके दिल को छुआ है या कुछ नया सिखाया है, तो हमारे सफर में हमारा साथ दें। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें, ताकि हम और भी बेहतर और दिल से आपके लिए कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।